नमस्ते बच्चों, आप सभी का आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नीट ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर को कंबाइन कर रहे हैं और आज सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे साथ में। तो मेरा नाम है दीपक कुमार गुप्ता, आकाश इंस्टीट्यूट से। तो चलते हैं, देखते हैं सीरीज़ में आगे आज क्या आया हुआ है। तो हमारे पास में दिया गया है पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है आपको स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, किस फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में लिखे गए हैं। असर्शन लिखा गया है यहाँ पे, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर। द probability that more than 3 molecules can collide effectively and react simultaneously is very small। अगर आप इसे हिंदी में भी देखना चाहेंगे तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न दिया गया है, 3 से अधिक आणविकता अत्यधिक दुर्लभ होती है। 3 से अधिक अणुओं के प्रभावी ढंग से संघटन और एक साथ अभिक्रिया करने की संभावना बहुत कम होती है। बच्चों, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है। एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर, और यही उसका कारण बताया जाता है। यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन इस बात को सही समझा भी रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों होगा? बिकॉज 3 मॉलिक्यूल से तीन तक तो आप कंबाइन करा सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा अगर आप कंबाइन कराना चाहेंगे तो वो आसान नहीं हो पाता है उनका कॉम्बिनेशन। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि उनका जो कोलिजन होता है वो एकदम इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं आपके लिए ग्राफिकल क्वेश्चन। ग्राफ देख के डरना मना है। इनकरेक्ट ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनकरेक्ट ग्राफ बताना है। हम एग्जाम में इसी तरह से करेंगे, हम हाईलाइट कर लेंगे कि इनकरेक्ट पूछा है। पहला कह रहा है कि टी हाफ, और किसके लिए पूछा बच्चे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द ए नॉट। कहाँ करता? 0.693 अपॉन के होता है टी हाफ, तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ है रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन का। बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू के इंटू ए ही तो होता है। तो अगर रेट आपने वाई एक्सेस बोला है, ये आपने एक्स एक्सेस बोला है, तो ये तो वाई इक्वल टू एम एक्स बना है, यानी कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन बना है। यानी कि इनकरेक्ट ग्राफ तो मुझे मिल गया, जो कि कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है। चाहे तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो थर्ड ग्राफ है वो कॉन्सेंट्रेशन और टी के लिए है। आपने पढ़ा होगा ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। आपने ग्राफ पढ़ा होगा कि भाई ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये कैसे डिपेंड करता है टी पे बेटा? एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। रेट विद द टाइम, समय के साथ साथ जो आपकी रेट होती है, दर होती है, वो घटती ही चली जाती है। अगर हम बात करते तो जब शुरुआती अगर आप बात करेंगे, आपके जो पास में जो अभिकर्मक होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, वो समय के साथ साथ आपके क्या हो जाते हैं? ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, धीरे 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 कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। थर्ड वाला जो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न में से एक है। क्यों है? बिकॉज यहाँ पर इस पैटर्न से आपको कोटि निकालना आना चाहिए, यानी कि ऑर्डर निकालना आपको आना चाहिए। किस प्रकार निकाला जाता है जरा ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर कुछ ए की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता दी गई है, बी की भी दी गई है, और कुछ रेट भी दी गई है आपको। अब बच्चा कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे आसान तरीका आपके साथ में साझा करता हूं। क्या है कि आप देखिए 0.01 टू 0.01, क्या ये कांस्टेंट है? क्या इसमें कोई बदलाव हो रहा है? क्या इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो इसमें कितने का बदलाव हो रहा है? दुगना। कितना है ये? दुगना, 2 टाइम्स। तो ये इसमें क्या कुछ चेंज आया? क्या इसमें कोई बदलाव आया? क्या रेट में कोई बदलाव आया? दर में कोई बदलाव आया? क्या नहीं आया। यानी कि ए को कांस्टेंट किया है, बी को दुगना किया है, लेकिन रेट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि बी पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। और अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने इसको ये वाला चूज किया, फर्स्ट और थर्ड डेटा, तो ये कितना हुआ है बेटा? ये हुआ है आपका दुगना। देखो 0.02 का दुगना कितना होता है? 0.04। तो और ये यहां से कितना हो रहा है? दुगना। अब मुझे एक बात बताओ, बी पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 की पावर x, बी पे तो डिपेंड नहीं करता, बराबर ये कितना हुआ है बच्चा? ये कितना हुआ है? ये भी दुगना ही हुआ है, 2 की पावर 1। यानी कि x का वैल्यू क्या निकल गया? आ गया एक्स वैल्यू क्या निकल के आ गया? 1। यानी कि ए के परस्पेक्टिव कितना आ गया है? 1। पूछ रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है? 1 + 0 = 1। यानी कि कौन सा आंसर करेक्ट है?
सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? काफी इजी है। अभी जो मैंने आपसे मुंह से बोलकर किया है, आप इसको क्या कर लिख सकते हैं, लिख के डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम ले लेगा। आप तो बड़े हैं, आपको एग्जाम के अंदर सीधे आंसर पे टिक लगाना है ना, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। Given below are the two statements, statement number 1 and statement number 2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। उच्च सांद्रता पर H2SO4 विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान सल्फेट का एनोड पर S2O8 में परिवर्तन हो जाता है। आप सभी को पता है ये वाली बात कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब हमारे पास में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड हमारे पास आयन होता है, आप देख सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं जब कंसंट्रेटेड होता है तो आपके पास में सल्फर तो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो फिर किसका ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन -2 से कहाँ चला जाएगा? -1 के अंदर। इसलिए ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन किसमें? कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में ऐसा नहीं होता। डाइल्यूट में क्योंकि आपके पास वाटर का ऑप्शन होता है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, ये आ गया भाई, दूसरा भी आ गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। बिल्कुल सही बात है ना, अभी भी बात बताई है। यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। आपको मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन। आप देख सकते हैं दोनों ही कथन आपके क्या हैं? सही हैं। इसलिए आपने कौन सा आंसर ठीक लगाया? चौथा ऑप्शन, जिसमें दोनों ही कथन आपके क्या हैं? ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन एज। कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी हैं और आपसे इसके लिए पूछी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए। क्या हम इसे लिखकर बता सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या निकल कर आएगा बेटा? तो हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू, हमें अमोनियम आयन की चाहिए। किसकी चाहिए बेटा? अमोनियम आयन की। तो बेटा अब एक बार बताओ, लैम्डा M0 आपने NH4OH के लिए लिखा है, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पर एक तो अमोनियम आयन, साथ में क्या मिल जाएगा आपको बेटा यहाँ पर? और क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर? हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि मुझे तो इन दोनों का है, क्योंकि आप जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड तो ऐसे ही करते हैं। अब इस डेटा से ये मुझे कैसे मिल सकता है? अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन कौन दे रहा है मुझे? ये दे रहा है। दे रहा नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा? पहले तो मैं Z को यूज करूंगा। अच्छा, Z कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पे सीधे से देख रहा हूँ कि पहले तो मैं इसे यूज करूंगा, यानी कि इसको एग्जैक्टली यहाँ लिखूंगा। आप चाहें तो मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ कि लैम्डा M0 NH4OH किसके बराबर होगा? लैम्डा M0 NH4NO3। इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। NO3, क्योंकि अमोनियम चाहिए, अमोनियम मिल गया। अब और कौन चाहिए बेटा? हाइड्रोक्साइड चाहिए। हाइड्रोक्साइड कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। बट आप बताइए, जब इसे एक्सपैंड करेंगे, जब इसे खोलेंगे तो कैल्शियम +2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। मुझे तो एक ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बेटा? प्लस का हाफ ऑफ लैम्डा M0 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ताकि मेरे को एक हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाए। माइनस कौन नहीं चाहिए? एक तो ये NO3 नहीं चाहिए और ये कैल्शियम भी नहीं चाहिए। तो कहाँ से नहीं चाहिए बेटा? यहाँ से। आप देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे? माइनस हाफ ऑफ लैम्डा M0 कैल्शियम NO3 होल ट्वाइस। अब आप देखिए NH4 मिल गया, OH आयन मिल गया, NO3, बाकी सब कुछ कट गया। यानी कि कैसे मिलेगा हमें? हमें इसका मान रखना है या इसका वैल्यू रखेंगे। क्या मिलेगा? Z प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है X/2 माइनस आपको देना है Y/2। ज़रा देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा डेटा मिला हुआ है, ज़रा ध्यान से चेक करते हैं। X प्लस X/2 माइनस Y/2। तो Z कौन सा ऑप्शन है? Z प्लस X/2 माइनस Y/2। Z प्लस X/2 माइनस Y/2 आपके पास सेकंड ऑप्शन में नज़र आ रहा है, जो कि आपका सही आंसर। बेटा मार्क करते वक्त ध्यान रखिएगा इस बात का, गलत टिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन के अंदर आपको इसको एक्सपैंड करना आना चाहिए। 1 मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभास है। आपको बेटा बताया गया है 1 मोलर। तो 1 मोलर मतलब क्या होता है? मोलर की डेफिनेशन, मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? 1 मोल
एक मोल किसके लिए बेटा, एक मोल हो जाएगा आपका सल्यूट का, है ना, यानी कि विलय का, किसका आ जाएगा, विलय का आ जाएगा, एक मोल सल्यूट का आ जाएगा, विलय का आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी कि विलायक में आ जाएगा। ये विलायक हो गया, ये क्या हो गया आपका, विलय हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया इससे। अब मुझे क्या निकालना है, मोल प्रभास, मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे मोल अपॉन खुद का मोल डिवाइडेड बाय द टोटल, यानी कि 1000/18। आप जब इसे सॉल्व करेंगे, वैसे स्टैंडर्ड है, आपने शायद याद भी कर रखा होगा, स्टैंडर्ड है, इसको सॉल्व करते तो क्या आंसर आ जाता है, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर निकल कर आता है। आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं एक बार के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। The vapor pressure of pure liquids A and B are 100 and 200 mm mercury respectively. Vapor pressure दे रखा है प्योर का at 300 Kelvin. If the total vapor pressure of the mixture is this, total दे रखा है बच्चों। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या दिया गया है। PA0 का मान दिया गया है 100, PB0 का मान दिया गया है 200, PS कुल वाष्प दाब 175 दिया गया है। आपसे पूछ रहा है द्रव, यहाँ पूछा है द्रव और वाष्प प्रवस्था में A का मोल प्रभास, यानी कि बच्चा आपसे XA का वैल्यू पूछा हुआ है और जो YA होता है वो भी पूछा हुआ है। नोटेशंस याद आ गए, नोटेशंस जो आपने पढ़े होंगे, XA और YA दोनों पूछे हुए हैं। तो हमें सिंपल सा एक काम करना है, हमें इक्वेशन लगानी है। इक्वेशन क्या होती है, PS इज इक्वल्स टू XA PA0 1 माइनस, भाई यहाँ पे आप एक्स बी लिखते हैं ना, एक्स बी को क्या लिखते हैं, 1 माइनस का XA PB0। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या निकल कर आता है, PS का मान दे रखा है आपको 175 इज इक्वल्स टू XA को कॉमन, PA0 का वैल्यू है 100 और माइनस में है PB0 दैट इज 200 और साथ में है PB0 200। मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया है ना, ये PB यहाँ आ जाएगा अंदर, माइनस XA PB, XA को कॉमन ले लिया है तो बेटा क्या आएगा, 100 माइनस 200 माइनस का 100, यहाँ क्या आ गया माइनस का 100 XA और प्लस का 200 था तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या आएगा 175 माइनस का 200, तो यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस का 25 और माइनस का 100 इज इक्वल्स टू XA। तो XA का वैल्यू कितना आ गया बेटा 0.25। एक आंसर तो आ ही गया आपके पास 0.25, एक्स का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है बेटा, YA। बेटा YA का फॉर्मूला क्या होता है, YA का फॉर्मूला क्या होता है, YA का फॉर्मूला होता है XA PA0 डिवाइडेड बाय PS। बस अब आपको वैल्यू रखनी है, XA की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय PS 175। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, है ना, ये पॉइंट तो इससे कैंसिल हो गया एंड 25 को आप इससे कैंसिल कर लेंगे, आपके पास लमसम आंसर आएगा 0.14। क्या आंसर आता है आपके पास में यहाँ से 0.14। तो बेटा आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन आएगा, दैट इज 0.25 एंड 0.14। बस सिंपल एक इक्वेशन लगानी थी, डेटा रखना था, आंसर आ जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH, जब MnO2 की रिएक्शन आप KOH तथा KNO3 के साथ कर रहे हैं, एक रंगीन यौगिक बनता है। अभी किसके लिए है बेटा, ये DNF ब्लॉक से लिया गया एक प्रश्न है जहां आपको पता है रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले कलर्ड कंपाउंड कौन सा बनता है, याद है आपको, सबसे पहले कलर्ड कंपाउंड क्या बनता है, K2MnO4। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए डायरेक्टली कि हमारे पास जो हमारी रिएक्शन होती है MnO2 के साथ KOH प्लस KNO3 से, सबसे पहले हमें मिलता है K2MnO4 यानी कि MnO4-2 जो ग्रीन कलर का होता है, याद आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग एसिटिक मीडियम लगाते हैं और चेंज करते हैं, फिर MnO4- बनाते हैं, याद आ गया होगा। तो आपके पास पहला क्या बनेगा K2MnO4। इसका कभी कभार कोई कलर भी पूछ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस हमारे लिए हमेशा बड़े इजी होते हैं। इजी कैसे होते हैं कि अगर हम एज अ स्टूडेंट इसको सोचें तो ज़रूरी नहीं कि हमें सारे ऑप्शंस पता हो और सारे ऑप्शन से हम उसको करें। कभी कभार क्या होता है एक दो भी पता होता है ना, तो ऑप्शन देखते हैं तो पता चलता है आंसर आ गया है, टिक करके आगे निकल भी सकते हैं, टाइम सेव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आपको पहले जो जो आता है उसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं। सबसे समझ में आपको इसमें से कौन सा आ रहा है कि सर हाँ ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि ये तो हो ही सकता है, अगर ध्यान हो तो। आई थिंक इन सब में एज अ स्टूडेंट कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको शायद याद हो, बिकॉज V2O5 एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, हमने लिखा हुआ भी है। और किसके लिए होता है? H2SO4 के लिए होता है। यानी कि डी का फर्स्ट मान लो एज अ स्टूडेंट मुझे समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यार और कौन सा मुझे याद आ सकता है, तो मैं देख रहा हूँ कि डीकन्स प्रोसेस हमें याद है, वो Cl2 के लिए बनता है। अगर आपको याद है वेल एंड गुड। सपोज कोई स्टूडेंट के नहीं सर मुझे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पता है, तो आप वो भी मार्क कर सकते हैं, हम वैसे वहाँ पे भी आएंगे। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसी को पता है तो किसके लिए होता है? वो ओजोन के लिए होता है। ठीक है, अब बच क्या गया? बचा है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस किसके लिए होता है बेटा? दैट इज फॉर द HNO3। किसके लिए होता है वो? HNO3 के लिए होता है। तो प्रोसेस इज अ क्वेश्चन है, कुछ भी याद हो अगर आपको तो ट्राई जरूर करिएगा, मैच द कॉलम एग्जाम्स में छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। गिवन कंपाउंड्स के बॉन्ड एंगल, बच्चे हमेशा डाउट रह रहा है कि भाई पी ब्लॉक में केमिकल कंपाउंड से लिया गया क्वेश्चन है ये, तो अब कंपाउंड्स नहीं है ये केमिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल बॉन्डिंग में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स दिए गए हैं आपको, इनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो बच्चा थोड़ा ध्यान से समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या पढ़ रखा है हमने कि हमारे पास में यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं, और पी ब्लॉक में भी इसका डेटा के साथ आपको आंसर दिया गया है। तो क्या होता है कि हमारा जो H2 होता है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद धीरे 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 आपका बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। ठीक है, 93, 92 और समथिंग 90 के अराउंड में चला जाता है। दैट मीन्स वी हैव द ऑप्शन नंबर 2 जो हम बात करेंगे डेटा स्पेसिफिकली कि H2O का होता है, देन H2S, H2SC एंड H2TE। चलते हैं आगे की तरफ। डेटा बेस था, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, पी ब्लॉक में दे रखा है आपको। नेक्स्ट है एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ CuCl3.6NH3 अपॉन एडिशन विद AgNO3। काफी अच्छा पैटर्न है, यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। हम क्या देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। मोल्स प्लस कोऑर्डिनेशन का कॉम्बिनेशन नजर आता है कि 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड अपॉन एडिशन विद HNO3 प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ व्हाइट PPT। बच्चा 3 मोल्स कब बनाएगा? इसके साथ कोई रिएक्शन करेगा? आपको पता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर बाहर 3 क्लोरीन्स रहे होंगे वो ही AgNO3 से रिएक्शन करेंगे, और इनके रिएक्शन करने से ही यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ AgCl, और किसी भी अवस्था में नहीं मिल सकते हैं। बाहर जितने होंगे वही उतने मोल मिलेंगे। अगर आपसे डिसोसिएशन के बारे में कोई बात नहीं कही जा रही, 100% मान रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मोल बोल रहा है, 1 मोल कि 1 मोल से 3 मिल रहे हैं, तो ये तो यही वाला केस हो सकता है। और इस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा CONH3 होल 6 और 3 क्लोरीन आपके कहाँ आ जाएंगे बेटा? बाहर आ जाएंगे। तो पूछता है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। बेटा सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर चल रहा है आपका? 6 चल रहा है। और आपको प्राइमरी वैलेंसी नजर आ रही है वो आपको 3 नजर आ रही है, और सेकेंडरी वैलेंसी 6 नजर आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन MABCD। बोल रहा है वर्ग समतलीय के बारे में बात कर रहा है। उपसहसंयोजक संकुल MABCD के लिए संभव ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितनी संख्या के अंदर होंगे, और आपको बोल रहा है MABCD। ये तो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड केस है। अगर आपसे कहा जा रहा है स्क्वायर प्लानर, तो स्क्वायर प्लानर में आपको पता है MABCD में क्या हो सकता है बेटा? मान लीजिए A और B यहाँ पर हैं, तो ये CD वाला केस होता है, यानी कि आपने अभी A के अपोजिट में C रखा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं आप बनाने के लिए देखें तो। अब मान लीजिए इसके अपोजिट में D रख दीजिए आप यहाँ पर, और क्या चेंज कर सकते हैं कि A के अपोजिट में यहाँ पे B रख दीजिए, और यहाँ D लिए, तो आप देख सकते हैं 3 अलग बन गए। ऐसा भी कह सकते हैं बच्चे, क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए इन दो को आपने पास पास बोल दिया, और एक क्या बोल दिया आपने? अपोजिट। मतलब AB के साथ में हम बात कर ले तो AB पास पास सिस सिस, और AB क्या बन जाएगा? ट्रांस। 2 सिस और 1
ट्रांस भी आप इसे कह सकते हैं। यानी कि टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास? 3। उसने तो सीधे पूछा कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो कितने बनते हैं बेटा? 3 बनते हैं आपके सामने। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफ़ी बहुत ही अच्छी रिएक्शन दी गई है। बोला जा रहा है अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है AgNO2 एंड KCN के साथ में, और मेजर प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चे AgNO2 यानी कि सिल्वर का ऑक्सीजन के साथ में आपके पास में क्या मिलेगा? एक कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। यानी कि फ्री कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे अटैक कर देगा बेटा। नाइट्रोजन अगर यहाँ पे अटैक कर देगा तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको नाइट्रोजन से अटैक कंपाउंड वाला मिलेगा। तो नाइट्रोजन से अटैक कंपाउंड क्या बनेगा? आपको नाइट्रो वाला कंपाउंड मिलेगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? नाइट्रो वाला कंपाउंड। यानी कि हमारे पास में हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? NO2 टाइप का कंपाउंड मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला है? कि सिल्वर का यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब जब बात करते हैं पोटेशियम, मान लीजिए यहाँ पे भी आता है कि KNO2 होता, तो K का आयनिक बॉन्ड होता, तो उस वक्त ऑक्सीजन फ्री होता, तो ऑक्सीजन अटैक कर देता और नाइट्राइट वाला कंपाउंड बन जाता। बट अभी कौन सा बन रहा है? नाइट्रो एल्केन बन रहा है। अब यहाँ क्या है? KCN। अब ये आयनिकली बॉन्डेड है, तो आयनिक बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन क्या है? फ्री है, तो कार्बन C- क्या कर देगा? अटैक कर देगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? साइनाइड वाला फॉर्म मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द NO2 एंड द साइनाइड विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ से आपको CN लग जाएगा, बिकॉज कार्बन यहाँ पर फ्री है। ठीक है, इस तरह से आप अपने मुख्य उत्पादों को बता सकते हैं। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट 14th नंबर के क्वेश्चन के लिए, और 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिएक्शन में B2S6 के साथ रिएक्शन करानी है। आप फटाफट कमेंट विंडो में बताइए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, फटाफट बताइए क्या ये रिएक्शन कौन सी हो सकती है। नहीं भाई, पता होना चाहिए ये रिएक्शन का नाम क्या है। जल्दी 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 सोच के बताइए क्या नाम हो सकता है इसका। इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जहां पर आपको एल्कीन नजर आ रही है, आप वहां पे लेस स्टेबल साइड वाले पे आप अपना OH लगा दीजिए। इतना शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई रीअरेंजमेंट्स नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेटा मैं OH कहाँ लगा दूं, फिर बताइए कहाँ लगाऊं मैं अपना OH। मेजर प्रोडक्ट पूछा है मुझसे, यानी कि मैं OH को कहाँ लगा दूंगा? यहाँ लगा दूंगा, और पाई बॉन्ड हटाऊंगा और यहाँ पे एक H लगा दूंगा। तो आप ऑप्शन बता सकते हैं कहाँ पर है? CH3 CHPH CH2 एंड OH, यानी कि पहला ऑप्शन ही मेरा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट याद रखेंगे ना तो कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर पर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द पोलर एप्रोटिक मीडियम। पोलर हो, एप्रोटिक मीडियम, प्रोटॉन नहीं है। आपको पता है कि अगर ये प्रोटिक होता तो क्या होता? तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है, सपोज F-, उसको हाइड्रोजन चारों तरफ से क्या कर लेता? उसको रोकता, सॉल्वेशन करता, यानी कि उसको पार्टिसिपेट करने से रिएक्शन में रोक देता। उतनी आसानी से पार्टिसिपेट नहीं हो पाता, बिकॉज इंट्रैक्शन बढ़ जाते। तो अब यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन है ही नहीं, यानी कि जो आपका ऑर्डर था, सबसे अगर आप बात करें स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना रहेगा और अटैक भी वही कर देगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? F-, Cl-, Br- एंड I-। लेकिन अगर प्रोटॉन होता तो क्या हो जाता बेटा? उल्टा हो जाता, रिवर्स हो जाता। I-, पूरा उल्टा, पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा क्या रोल होता है मीडियम का। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर का, द ईथर विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू बी क्लीव्ड बाय। ऐसा कौन सा ईथर है जिसको हम तोड़ ही ना सके? आपको मैंने क्या सिखाया था? ईथर के लिए सबसे आसान सी बात, जब भी ईथर को तोड़ने की बात आए ना, तो ईथर पे होगा क्या? ईथर पे क्या होगा? ईथर पे आपको ऑक्सीजन पे क्या लगा देना है? H लगा देना है। जो भी ईथर आपको समझ में आता है, किसी भी ईथर पे, जैसे मान लीजिए मैंने ये ईथर पकड़ा, यहाँ H लगाया, प्लस साइन लगा दिया, और अब इस ईथर से पूछना ब्रेक माय बॉन्ड, कि भाई मेरा कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ दो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को नहीं रखना चाहता, वो कोई ना कोई बॉन्ड तो तोड़ना चाहता है। अब आप जो बॉन्ड तोड़ सकते हैं वो तोड़ के दिखाइए। कि आप ऑक्सीजन और फिनाइल का बॉन्ड, ये फिनाइल का बॉन्ड तोड़ देंगे? ऑक्सीजन बेंजीन का बॉन्ड तोड़ देंगे? बेंजीन में प्लस साइन ले आएंगे? नहीं नहीं, नहीं कर सकते। तो क्या ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड तोड़ दें? हाँ, ये करा जा सकता तो है। तो सर ये क्लीव भी हो सकता है। ठीक है, जरा नेक्स्ट वाला करना, पूछना उससे ब्रेक माय बॉन्ड तोड़ के दिखाओ। मना कर देगा तुम्हें, नहीं तोड़ने दूंगा, ना वो तोड़ने देगा ना ये तोड़ने देगा, यानी कि आप इसे क्लीव नहीं कर सकते हैं। सबसे आसान सा तरीका होता है और यही मेरा आंसर है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। अगेन आपके सामने क्या लेकर आए हैं? असर्शन रीजन। नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों असर्शन रीजन और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, मैच द कॉलम भी।
ठीक है, इसके लिए आपको नीट मेल भी चलाई जा रही है। प्लीज़ डू वॉच द नीट मेल ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग को पता ही नहीं होगा, प्लीज़ ध्यान रखिए इन बातों का। डू वॉच द नीट मेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Assertion and reason. Addition of HCN to CH3CHO gives an optically active compound. Addition of HCN to CH3CHO gives an optically active compound. क्या ऐसा वाक्य हो रहा है? क्या करके देख लेते हैं। CH3CHO कहाँ नजर आ रहा है? CH3CHO देखिए यहीं बना लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर अगर मैं CN लगाऊं तो बेटा आपको पता है यहाँ पे अगर CN आएगा तो ऊपर चला जाएगा। फाइनल कंपाउंड बना देता हूँ, सभी को पता है साइनोहाइड्रन बनेगा। तो बेटा क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है? क्या स्टार बन गया ये? इसका मतलब कायरल है। यस, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN इन एल्डिहाइड विद 2 और मोर कार्बन गिव्स अ कायरल प्रोडक्ट। अगर 2 या 2 से ज्यादा आपने यहां पर कार्बन वाला कंपाउंड दिया तो ये क्या बन जाएगा? एक कायरल प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 मतलब जैसे ये भी 2 था ना, 2 या 2 से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कहना सही है। असर्शन रीजन दोनों ही सही बात है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है। C2H5- ट्रिपल बॉन्ड CH CH3MgBr के साथ रिएक्शन। बच्चे इसे क्या कहते हैं? इसे गिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो गिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन करवा रहे हैं। तो गिग्नार्ड रिएजेंट अगर एसिडिक H मिल जाएगा तो ये उसको यहां से हटा देगा और यहां क्या बन जाएगा? C-। अब C- ये क्या है? CH3Br। CH3Br क्या है बेटा? ये है डेल्टा प्लस, ये है डेल्टा माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो C- कहाँ अटैक कर देगा? कार्बन पर। कार्बन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा C2H5- बॉन्ड CH3। हमसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा है विच इज दिस ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा GR की काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है ये। एसिडिक H एसिड बेस्ड रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज। अब देखिए इसको देखकर ना एग्जाम में एकदम से क्लिक नहीं करता, बट काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये। जरा ध्यान से देखिए, CH3CHO की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ है और छुपके से हीटिंग भी दे रखा है। दोनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो CH3CHO यानी कि अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है और डाइल्यूट एल्कली प्रेजेंट है, हम इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। और हीटिंग है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बेटा क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पर? हम यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन कराएंगे। और एल्डोल कैसे होती है बेटा? वो दे ना दे 2 मॉलिक्यूल आपको मान लेना है। तो एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक और मॉलिक्यूल आप मान लेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O H एक तो आपके पास है। अब दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है ना, ये आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिडिक H निकाल लेगा। कौन सा एसिडिक H निकालेगा? ये इस H को यहाँ से निकाल लेगा। ऐसा करने से यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो ये क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा? आराम से ध्यान से बनाइएगा, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। क्या बनेगा? CHO-CH2-COH। ये ऊपर जाएगा, O- वो H बना दिया मैंने, डायरेक्टली लिख दिया है। और यहां पर CH के बाद आपके पास क्या आ गया बेटा? CH3। बहुत आराम से। अब हीटिंग की बात आती है। हीटिंग जब होगा तो आपको यहां से OH और यहां से H निकाल के एल्कीन बनाना है। यानी कि हीटिंग करने से हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा CHO-CH डबल बॉन्ड CH-CH3। ध्यान रखिएगा बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होना चाहिए, मस्ट है। देखिए अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ऑप्शन कहाँ मिला हुआ है? CHO-CH डबल बॉन्ड CH-CH3। यहाँ CHO तो है बट यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है आपके इस ऑप्शन के साथ में। दूसरा यहाँ पर तो है ही नहीं एल्डिहाइड, यहाँ पे भी एल्डिहाइड नहीं है। ये रहा एल्डिहाइड CHO, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन CH3। या सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में भले 3 सेकंड ज़्यादा लग जाए लेकिन ऑप्शन को ध्यान से मार्क करना है। आगे चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के साथ में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट पता करने हैं। बायोमोलिक्यूल से लिया गया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ें। बीटा डी प्लस ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है। बीटा डी ग्लूकोज में आपसे बोला बीटा डी प्लस ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या 4 होते हैं? जितने अल्फा डी ग्लूकोज में होते हैं उतने ही बीटा डी ग्लूकोज के अंदर होते हैं कायरल कार्बन की काउंटिंग। देखते हैं आपको याद है या नहीं है। नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर 5। बिल्कुल करेक्ट बात है ये।
बीटा डी प्लस ग्लूकोज कंटेन्स पायरोनोस रिंग। पायरोनोस रिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए थे, क्या सभी करेक्ट हैं क्या बच्चों? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। 4 नहीं होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन 4 नहीं होते हैं, 5 होते हैं। तो करेक्ट आंसर है 2 and 3, 2 and 3 ओनली, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। When benzyl amine is heated with chloroform in presence of ethanolic KOH, कौन बताएगा जल्दी 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 कि ये रिएक्शन कौन सी है? Which chapter and what is the name? Very important one. इसे आप PUC में भी पढ़ते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन भी दे दिया है आपको। क्या कहा जा रहा है कि बेंजाइल अमीन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक KOH। ये एक कार्बिल अमीन रिएक्शन है, आइसोसाइनेट टेस्ट जिसे कहा जाता है, अमीन चैप्टर के अंदर होता है। कौन देता है बच्चों? 1 डिग्री अमीन देता है, यस और नो? अब बात आती है, आपकी जो गलती आपसे एग्जाम में होगी बच्चों वो है ये, आपको पता होना चाहिए बेंजाइल अमीन को बनाना कैसे है। आप जल्दी जल्दी में आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है बेंजाइल अमीन क्या होता है बेटा? ये होता है, आप सीधे एनालिन बना के छोड़ देंगे उससे, वो बेंजीन अमीन होता है, बेंजामीन जिसे हम कह देते हैं। आपको क्या बनाना है? आपको CH2NH2 बनाना है। तो आपने CH2NH2 बनाया, अब इसकी रिएक्शन करानी है और आपको पता है इसकी रिएक्शन जब इनके साथ होगी तो आपको पता है आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा CH2 एंड देन यहाँ आएगा आपके पास NC। क्या आ जाएगा यहाँ पर? NC। तो आपको इस कार्बन का ध्यान रखना है, कार्बन स्किप नहीं कर देना है। इसके अलावा एक NC भी आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन के साथ में। विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट? कौन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा? फिर से टेस्टिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने कि हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपको पता है 1 डिग्री रिएक्ट करता है, 2 डिग्री भी करता है, बट 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता। एंड हाउ टू डिस्क्रिमिनेट? आपको पता है 1 डिग्री में एसिडिक H होता है, इसलिए वहाँ सल्यूबिलिटी हो जाती है अल्कली में। 2 डिग्री वाला सल्यूबल नहीं होता है और 3 डिग्री वाला तो रिएक्ट ही नहीं करता। पूछा है डज नॉट रिएक्ट, तो 3 डिग्री अमीन कौन सा अमीन होता है बेटा? ध्यान रखना है, जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो ऐसे अमीन को 3 डिग्री अमीन कहते हैं। 3 कार्बन चेन कितनी भी हो सकती है, डजंट मैटर। तो आपको ढूंढना है नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये क्या है आपका 3 डिग्री अमीन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का सेशन, आज के लिए आपका ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री का यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हो। जुड़े रहिए आकाश के साथ।